राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। महावीरा, जिन्होंने पूरी दुनिया को लव, पीस और काइंडनेस का सही अर्थ सिखाया। चंद्रगुप्त मौर्य, जो इतिहास के सबसे पावरफुल राजा में से एक है। मनोज बाजपेयी, जिन्होंने अपने एक्टिंग से सबके मन में राज की। या बिस्मिल्लाह खान, जिनकी सेनाएं किसी को भी मंत्र मुक्त न कर देती है। आखिर मैं इतने बड़े पर्सनालिटीज के नाम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो वही स्टेट से बिलोंग करते हैं जिनको आज लोग गाली समझते हैं, बिहार। बिहारी गाली है, अगर बिहारी गाली है तो आओ। अपने को किंतु सोच कर बोलते हैं, एक बिहारी 100 बीमारी। बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना, क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। ऐसा स्टेट जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी पैदा हुए, द ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट पैदा हुए। दुनिया की पहली रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार से है। दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड बिहार में मिलती है। ऐसा स्टेट जहां सबसे ज्यादा आईएएस या आईपीएस ऑफिसर निकलते हैं। बिहार के लोग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को समझ सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा स्टेट जहां स्वयं गौतम बुद्ध ने एनलाइटमेंट ली। लेकिन आज बिहार या बिहारी को इतना हेट क्यों मिल रहा है? एक बिहारी 100 बीमारी। इस वीडियो के रिसोर्स के थ्रू मुझे कोरा या रेडिट में ऐसे पोस्ट देखने को मिले जिसे देख मैं सोच में पड़ गया, आखिर इतना हेट क्यों? कोई भी बुरा काम होता है, चोरी, मर्डर या पान खा के रास्ते में थूकता है, बाय डिफॉल्ट बिहारी का नाम क्यों आ जाता है? लो स्टैंडर्ड, अनहाइजीनिक, लेवर और बहुत कुछ। क्या बिहारी सच में इतना हेट डिजर्व करते हैं? जब बिहार के लोग स्टेट के बाहर जाते हैं तो उनका इंप्रेशन थीप्स, एब्यूसिव बिहेवियर और अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल की वजह से खराब हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब, बेंगलोर जैसे शहरों में जो लोग बिहारी को गरीब, गंदा और अनसिविलाइज समझते हैं, क्योंकि एक बड़े हिस्से का बिहेवियर वैसे ही है। हर शहर में इलीगल सेटलमेंट्स, गुंडे स्लम्स और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स में बिहार के लोग भरे पड़े हैं। लोकल लोग उन्हें ब्लेम करते हैं कि ये क्राइम बढ़ाते हैं, गाली गलौज करते हैं और हाइजीन मेंटेन नहीं करते। और ये सिर्फ एक अजम्पशन नहीं है। कई बार न्यूज में ऐसे केसेस आए हैं जिसमें बिहारी माइग्रेंट को चोरी, मोलेस्टेशन या गैंग रिलेटेड एक्टिविटी में पकड़ा गया है। मुंबई में हर साल बिहारी माइग्रेंट्स पे अटैक होता है और लोग कंप्लेन करते हैं कि बिहार के लोग यहाँ आके उनका कल्चर खराब कर रहे हैं। गाली गलौज, कास्ट बेस्ड ग्रुपिंग और इलीगल काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। दिवाली, छठ, होली या ईद पे ट्रेन्स का हाल एक हॉरर शो की तरह हो जाता है। सुना है क्या? ये कर रहा है, क्या कर रहा है? बोली समझ का क्या समझ रहा? बिहार के लोग मुंबई, दिल्ली, पंजाब, कोलकाता, गुजरात जैसे बड़े बड़े शहरों से वापस अपने गांव, अपने परिवार को वापस आते हैं। लेकिन आयरनी ये है कि बिहार के हर शहर के लिए ट्रेन अवेलेबल होने के बावजूद भी लोग रिजर्व सीट नहीं ले सकते, क्योंकि या तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है या फिर अवेलेबल ही नहीं होती। जनरल बॉगीज एक बैटलफील्ड बन जाता है जहां लोग घुसने के लिए धक्का मुक्की, मारपीट करना शुरू कर देते हैं। पटना जंक्शन या मुजफ्फरपुर स्टेशन का सीन, जहाँ फेस्टिवल सीजन में आपको प्लेटफॉर्म पे सोने वाले हजारों लोग, बैग उठाकर भागती हुई भीड़ और रिजर्वेशन चार्ट चेक करने वाले कंफ्यूज पैसेंजर दिखते हैं। लोग ट्रेन के छत पे बैठते हैं, इंजन के पास लटकते हैं और एक बॉगी में जितने लोग जा सकते हैं उससे 5x ज्यादा लोग घुसने की कोशिश करते हैं। ये सेफ्टी हजर्ड है, ये एक सुसाइड मिशन है। लेकिन मजबूरी इतनी है कि कोई भी रूल्स या सेफ्टी का सोचता नहीं। रेलवे पुलिस भी अपना हाथ खड़ा कर देती है क्योंकि भीड़ कंट्रोल करना उनकी बस के बाहर होती है। लेकिन ये ओवर क्राउडिंग सिर्फ बिहार के लिए प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे पैसेंजर के लिए भी एक नाइटमेयर है। जब एक बिहारी क्राउड किसी ट्रेन में घुसता है तो रिजर्व पैसेंजर भी परेशान हो जाते हैं। लोग कंप्लेन करते हैं कि बिहारी गाली गलौज देते हैं, जगह के लिए लड़ते हैं और सैनिटेशंस और हाइजीन का कोई सेंस नहीं रखते। लेकिन आयरनी ये है कि जो बिहार का मजदूर सबका घर, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, वही खुद की एक बेटर लाइफस्टाइल से महरूम है। मुंबई, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, केरला जैसे स्टेट में बिहारी लेबर्स हर मैनुअल, फिजिकल और लो पेइंग जॉब में बराबर के मिलते हैं, पर फिर भी उनको सिर्फ माइग्रेंट, अनहाइजीनिक, अनसिविलाइज्ड या क्रिमिनल माइंडसेट कह दिया जाता है। जब किसी को मजदूर चाहिए तो बिहार का बंदा बेस्ट होता है, पर जब इज्जत देने की बात होती है
तो वही बिहारी एक अनवांटेड कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इंडिया में जो रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है उसका पूरा बेस एक बिहार के मजदूर के कंधे में है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में जितने भी बिल्डिंग्स, ब्रिज या फ्लाईओवर्स बन रहे हैं उसका 60 to 70% मजदूर बिहार या पूर्वांचल से ही होता है। पंजाब और हरियाणा का खेती अगर कोई चला रहा है तो सिर्फ बिहार और यूपी का मजदूरी है। जब हर पंजाबी यूथ कनाडा या ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का सपना देख रहा होता है तब बिहार का मजदूर खेतों में हल चला रहा होता है। मेट्रो सिटी में बिहारी वर्कर सिक्योरिटी गार्ड, रिक्शा पुलर, डिलीवरी बॉयज, ऑटो ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, रेस्टोरेंट स्टाफ और हाउस हेल्प के रूप में काम कर रहे हैं। ये वही जॉब्स है जिसमें लोकल लोग काम करना नहीं चाहते। सूरत, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा जैसे टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल हब्स में जो कपड़े सिल रहे हैं, जो मशीन चला रहे हैं, जो नाइट शिफ्ट में भी फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो मोस्टली बिहार और यूपी के माइग्रेंट्स वर्कर है। लेकिन जो स्टेट पूरे देश की इकोनॉमी में इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है उसके लोगों को इज्जत क्यों नहीं मिल रही है? जब कोई बिहारी ट्रेन में चढ़ता है या किसी कॉलोनी में काम करने आता है तो लोग उन्हें अनसिविलाइज्ड या अनहाइजीनिक क्यों बोलते हैं? लेकिन क्या किसी ने ये सोचा है ये सब लोग अपनी जमीन छोड़कर दूसरे स्टेट में आखिर क्यों आते हैं? चाहे बिहार में उनकी हिस्ट्री पे हम जितना चाहे गर्व कर ले, लेकिन अगर हम आज का बिहार देखें तो बिहार अंदर से बिल्कुल खोखला होता जा रहा है। वहाँ की लिटरेसी रेट सिर्फ 61% है और फर्टिलिटी रेट 3 है, जबकि पूरे देश का एवरेज 2.1 पे चल रहा है। हम चाहे इस बात पे गर्व कर ले कि बिहार सबसे ज्यादा IPS या IAS प्रोड्यूस करती है, विडंबना तो ये है कि स्टेट में इंडस्ट्री और प्राइवेट जॉब्स की कमी इतनी है कि IAS या IPS जैसे गवर्नमेंट जॉब लेने में वहाँ का एक यूथ मजबूर है। और UPSC जैसे एग्जाम का डार्क ट्रूथ ये है कि हर साल लगभग 10 लाख लोग UPSC के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 लाख लोग ही एग्जाम अपीयर कर सकते हैं। और ये सब एप्लीकेशन सिर्फ 500 या 1000 पोस्ट के लिए ही होती है, यानी कि आखिर में सिर्फ वही 500 या 1000 लोग ही फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट होते हैं। नाउ यू थिंक जो क्रैक नहीं कर पाते विच इज अप्रोक्सीमेटली 99% स्टूडेंट इसी लूप्स में होते हैं एंड एट द एंड दे क्विट एंड नथिंग टू डू। और यही सारी चीज बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट को काफी प्रमोट करती है। बिहार में हर 3 लोगों में एक मल्टी डायमेंशनल पोर है, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में करीब है। बिहार सबसे ज्यादा गरीब वाले स्टेट के लिस्ट में टॉप पे है, जहां 33.76 पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पोर है। बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा से ज्यादा रही है और यहाँ हाईएस्ट डिपेंडेंसी रेशियो है, मतलब यहाँ के लोग दूसरे लोगों पे ज्यादा डिपेंडेंट है। ऑल इंडियन एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2 है और बिहार की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.9% है। बिहार का डिपेंडेंसी रेशियो इंडिया में सबसे ज्यादा है, 67.1%। मतलब यहाँ की 2 थाई पॉपुलेशन 1 थाई लोगों पे निर्भर है। बिहार का पर कैपिटल GDP 2020-21 में 31,522 था। ये नंबर वीक इकोनॉमी एक्टिविटी को दिखाता है। बिहार का एजुकेशन सिस्टम काफी इशू फेस कर रहा है एंड इट्स प्रीटी सैड बिकॉज टैलेंट तो बहुत है बट सिस्टम वीक है। लेट मी ब्रेक इट आउट। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट स्कूल का काफी बेहाल है। प्रॉपर क्लासरूम नहीं है, टीचर्स कम है और जो है दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड। काफी जगह तो बेसिक फैसिलिटीज जैसे टॉयलेट एंड क्लीनिंग वाटर भी नहीं मिलता। अब ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ाई कैसे होगी? बच्चे स्कूल तो जाते हैं बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना पोर है कि उन्हें वहाँ लेवल ऑफ लर्निंग मिल ही नहीं पाती। गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी काफी इनकंसिस्टेंट है। बहुत सारे टीचर्स प्रॉपरली ट्रेन भी नहीं है, मतलब उनके पास पढ़ाने की जो जरूरत स्किल होनी चाहिए वो भी मिसिंग है। ट्रेनिंग प्रोग्राम तो होते हैं बट दे आर इधर आउटडेटेड और नॉट इफेक्टिवली इनफ। फिर जो टीचर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी काफी कम होती है। काफी जगह पे करप्शन और सिफारिश पे टीचर को लाया जाता है जो एक्चुअली टीचिंग के लिए क्वालिफाई ही नहीं होते। बिहार का और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स और करप्शन एजुकेशन में होना। स्कूल के लिए फंड तो मिलती है बट काफी बार प्रॉपर जगह तक पहुंच ही नहीं पाती, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट कभी नहीं हो पाता। ऊपर से एग्जाम में चीटिंग का इशू इतना प्रेवलेंट है, इतनी बार चीटिंग के वीडियोस वायरल होते हैं, लोग कॉपी करते हुए पकड़े जाते हैं। तो जब एग्जाम सिस्टम ही कंप्रोमाइज्ड है, हाउ विल एजुकेशन हैव एनी वैल्यूज? फिर भी वहाँ का एक यूथ अपना प्रॉपर्टी बेचकर महंगी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेता है, बस एक होप के साथ कि IAS या IPS बनूंगा। पर ग्राउंड रियलिटी सबको पता है, जब एग्जाम्स क्लियर नहीं होता तो एक तो पैसा बर्बाद हो जाता है और ऊपर से सोसाइटी की तरफ से एक फेलियर का लेबल भी मिल जाता है। और इसका रिजल्ट क्या? मजबूर होकर नौकरी की तलाश में निकलना पड़ता है। बिहार में गवर्नमेंट जॉब के पीछे जो क्रेज है वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं
बल्कि एक बहुत बड़ा लालच है। आईएएस ऑफिसर को 1 करोड़ से 3 करोड़ का दहेज मिलता है। आईपीएस ऑफिसर को 80 लाख से 2 करोड़ का दहेज मिलता है। एक आईआरएस या आईएफएस को 10 लाख से 80 लाख मिलते हैं। यही वजह है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक नहीं कर पाते तो आप पे इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनने का प्रेशर होता है। और आयरनी की बात ये है, 90% पेरेंट्स अपने बेटे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का सपना देखते हैं ताकि उन्हें एक मोटा दहेज मिल सके। और इसी वजह से बिहार में वुमेन राइट एक जोक बन चुकी है। जहां तक इक्वालिटी की बात है, जब तक वुमेन को सिर्फ एक प्रॉपर्टी समझा जाएगा तब तक वो सोसाइटी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। दहेज तो सिर्फ एक एलिमेंट है। न जाने कितने ऐसे सोकल प्रथा बिहार को अंदर से खोखला और चूस रही है। अब आता है सबसे बड़ा विलन जो बिहार को बिल्कुल अंदर से बर्बाद कर रही है, कास्टिज्म एंड पॉलिटिक्स। कास्टिज्म ये बिहार की सियासत का एक ऐसा शब्द है जो बस सुनाई नहीं देता। ये यहाँ का सियासत का दिल है। और अगर आपको समझना है कि कैसे नीतीश कुमार और लालू यादव ने ये पॉलिटिक्स गेम अपने हाथ में लिया है, तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ कास्ट सिर्फ एक सोशल आइडेंटिटी नहीं बल्कि सबसे बड़ा वेपन है। अगर हम लालू यादव की बात करें तो ये वो आदमी है जिन्होंने बिहार की सियासत को एक नए तरीके से डिफाइन किया, कास्ट को सब कुछ बना के। लालू ने सिर्फ अपनी आवाज नहीं उठाई, उन्होंने उन बैकवर्ड कास्ट की आवाज उठाई जो पहले कभी सुनाई नहीं गई थी। लालू यादव कम्युनिटी से आते हैं और उन्होंने इसको अपना पावर बनाया। उन्होंने बैकवर्ड कास्ट जैसे यादव्स, मुस्लिम सबको बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने उन्हें लॉयल वोट बैंक में बदल दिया। लालू ने सिर्फ सिस्टम को चैलेंज नहीं किया, उससे तोड़ के अपने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को अपना बनाया। उनका राज एक सोशल जस्टिस की बात नहीं थी, वो कास्ट पॉलिटिक्स की मास्टर क्लास थी। लेकिन रुक जाओ, नीतीश कुमार भी तो अपनी जगह बने रहे। नीतीश जो खुद कुर्मी कास्ट से, उन्होंने भी कास्ट को अपने तरीके से यूज किया, लेकिन एक स्मार्ट और वेल बैलेंस स्ट्रैटेजी के साथ। उन्होंने सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि सभी कास्ट के लिए अपना सपोर्ट बनाया। ओबीसी, बैकवर्ड क्लासेस, महादलित और अपर कास्ट तक। नीतीश का मास्टर प्लान ये था कि उन्होंने हर कास्ट को ये महसूस करवाया उनका बिहार ड्रीम उन्हीं के लिए नहीं, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस और डेवलपमेंट के साथ भी मिक्स करना था। नीतीश ने परफेक्ट बैलेंस बनाया और अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग बनाया। उन्होंने सबको अपने साथ लिया और हर कास्ट को अपना फील कराया। उनकी स्ट्रैटेजी थी सबका साथ सबका विकास। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ये कास्ट बेस्ड सिस्टम ने सब लोगों को अफलीट किया, लेकिन उसका एक बड़ा नुकसान भी था। लालू और नीतीश ने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, वेलफेयर स्कीम्स और स्कॉलरशिप्स के जरिए अपने वोट बैंक को लॉयल रखा। ये नॉर्मली देखा जाए तो ये बिहार के लिए बहुत प्रोग्रेसिव थी, लेकिन अगर आप गहराई में देखो तो ये कास्ट के नाम पे वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक और घूमती हुई साइकिल थी। हर इलेक्शन में, हर वोट में कास्ट का इशू ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया, ना कि बिहार के लिए डेवलपमेंट का। और इसीलिए कास्टिज्म कभी भी पुरानी सूरत से मुक्त हो ही नहीं पाया, बस एक नए तरीके से सियासत का एक हिस्सा बना रहा। और यही कास्ट पॉलिटिक्स बिहार को और ज्यादा गरीब बनाता है। जब हर इलेक्शन कास्ट के नाम पे लड़ा जाता है तो डेवलपमेंट पीछे रह जाता है। रोड्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब्स, ये सब सेकेंडरी हो जाता है और सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन सी कास्ट का लीडर पावर में आएगा। फंड्स का मिसयूज होगा, स्कीम सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए लॉन्च किया जाएगा और असली प्रॉब्लम पर कोई ध्यान ही नहीं देगा। इन्वेस्टमेंट बिहार में आना चाहता है, लेकिन पॉलिटिक्स इनस्टेबिलिटी और कास्ट बेस्ड कन्फ्लिक्ट की वजह से बिजनेसमैन रिस्क नहीं लेना चाहते, फैक्ट्रीज नहीं लगती, नए जॉब्स क्रिएट नहीं होते और एजुकेटेड यूथ माइग्रेट करने पे मजबूर हो जाते हैं। ये ब्रेन ड्रेन बिहार की इकोनॉमी को और वीक बना रहा है। पढ़ लिख कर भी लोग या तो यूपीएससी के लिए पीछे भागते हैं या फिर दूसरे स्टेट में नौकरी ढूंढने निकल जाते हैं। और जो यहाँ रह जाता है उनके लिए या तो गवर्नमेंट जॉब का स्ट्रगल है या फिर छोटी मोटी नौकरियां जो उनकी एजुकेशन के लेवल से मैच ही नहीं करती। कास्टिज्म ने सिर्फ बिहार के पॉलिटिक्स को नहीं, बिहार की इकोनॉमी, सोसाइटी और प्रोग्रेस को भी जंजीर पे बांध के रख दिया है। जब तक ये साइकिल नहीं टूटती, बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। बिहार के लोग टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन अगर सिस्टम ही कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का शिकार रहेगा तो यहाँ कभी भी रियल प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। और अगर हम हिस्ट्री को देखें तो बिहार हमेशा से हाई क्राइम रेट वाला स्टेट रहा है। 2005 तक मर्डर, डिकॉयटी, किडनैपिंग जैसे क्राइम बहुत कॉमन थे। उस साल बिहार ने 3423 मर्डर्स, 1191 डिकॉयटीज
और 251 किडनैपिंग्स रिपोर्ट किए थे। लोग दिन में भी सेफ महसूस नहीं कर रहे थे और बिजनेसमैन को लगता था अगर बिहार में पैसा लगाया जाए या तो टैक्स देना पड़ेगा भर भर के या फिर गुंडे उनका पैसा लूट लेंगे। ऐसे इन्वायरमेंट पे कोई नई इंडस्ट्री कैसे खुलेगी, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? यही वजह थी कि बिहार की इकोनॉमी पिछड़ती चली गई। बिहार में क्राइम और पॉलिटिक्स का रिश्ता बहुत पुराना है और ये एक ओपन सीक्रेट है कि पॉलिटिशियंस काफी बार क्रिमिनल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। ये सपोर्ट सिर्फ एक दो केसेस तक सीमित नहीं है, बट ये एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है जो बिहार के डेवलपमेंट को रोक के रख रही है। जब तक पॉलिटिक्स और क्राइम का एक ही नेक्सस बना रहेगा तब तक बिहार का फ्यूचर अनस्टेबल ही रहेगा। सबसे पहला तरीका जिसमें पॉलिटिक्स क्रिमिनल को सपोर्ट करते वो है वोट बैंक पॉलिटिक्स। बिहार में इलेक्शन सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे नहीं जीते जाते, कास्ट और मसल्स पावर के भी बड़े रोल्स होते हैं। बहुत बार देखा गया है कि कैंडिडेट्स खुद ही क्रिमिनल होते हैं या फिर क्रिमिनल्स को अपने पॉलिटिकल पार्टी के पार्ट बना लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 बिहार असेंबली इलेक्शन में 241 एमएलएज में से 163 के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, जिसमें से 123 सीरियस केसेस थे, जैसे मर्डर, किडनैपिंग जैसे क्राइम्स। जब खुद पॉलिटिशियंस पर ही ऐसे केसेस है तो क्राइम कंट्रोल कैसे होगा? यहाँ का बाहुबली कल्चर, जिसमें बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया दोनों को पॉलिटिकल पार्टी ओपनली सपोर्ट करती है। काफी सारी एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, जैसे साउबुद्दीन एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन और गैंगस्टर था जिसे आरजेडी का स्ट्रॉन्गमैन कहा जाता था। एक टाइम पे सिवान और उसके आसपास के एरिया में उसका रूल चलता था और आरजेडी की गवर्नमेंट ने कभी भी उसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं समझी। इसी तरह आनंद सिंह जो बाहुबली पॉलिटिशियन है, उनके ऊपर भी मर्डर, किडनैपिंग और इलीगल आर्म्स ट्रेड जैसे सीरियस चार्जेस है, फिर भी इलेक्शन जीते जाते। जब पॉलिटिक्स ही क्रिमिनल को प्रोटेक्शन दे रही है तो बिहार में क्राइम का एंड कैसे होगा? बिहार में अगर किसी क्राइम लॉर्ड को पकड़ा जाता है तो कोर्ट तक पहुंचाते या तो एविडेंस खत्म हो जाता है या फिर केस ही इतना डिले हो जाता है कि जस्टिस मिलना मुश्किल हो जाता है। बहुत बार देखा गया कि पुलिस पर प्रेशर डाला जाता है कि वो क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन न ले या फिर उन्हें छोड़ दिया जाए। मुजफ्फरपुर सेंटर होम केस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और एक बड़ा रीजन है फंडिंग और इलेक्शन फाइनेंसिंग, जिसमें क्रिमिनल और माफिया डायरेक्टली पॉलिटिशियन को फंड करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। ये काम सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे इंडिया में होता है, लेकिन बिहार में ये ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। सैंड माफिया, कोल माफिया, लिक्विड माफिया सब किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही काम करते हैं। जब एक बार कोई पॉलिटिशियन इलेक्शन जीत जाता है तो अपने फंडर को प्रोटेक्शन देता है और फिर ये साइकिल चलता रहता है। लिक्विड बैंड होने के बावजूद बिहार में इलीगल लिक्विड का बिजनेस चल रहा है, तो क्या ये बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के पॉसिबल है? तो सवाल ये है, जब पॉलिटिशियंस ही क्रिमिनल को पावर दे रहे हैं, पुलिस पे प्रेशर डाल रहे हैं और इलीगल एक्टिविटी से पैसा कमा रहे हैं, तो बिहार का क्राइम कंट्रोल कैसे होगा? जब तक ये नेक्सस नहीं टूटता तब तक बिहार सिर्फ एक पॉलिटिकल प्लेग्राउंड बना रहेगा जिसमें आम लोग का सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही होगा। डेवलपमेंट सिर्फ एक जुमला बन के रहेगा और असली पावर सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथ में रहेगी जो गन्स और गुंडागर्दी के दम पे पॉलिटिक्स चलाते रहेंगे। बिहार को बदलने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट बदलने से कुछ नहीं होगा, ये सिस्टम बदलना होगा। बिहार का असली दुख ये है कि पॉलिटिशियंस ने स्टेट को सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है, ना इंडस्ट्रीज लाए, ना एजुकेशन इम्प्रूव किया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। मतलब ये कि अगर एक बिहारी अपने घर पे अच्छा जीवन बिताना चाहता है तो उसके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस है। सबसे पहले सरकारी नौकरी के लिए स्ट्रगल करे जो कि पॉलिटिक्स और करप्शन से भरी हुई है। नंबर 2, इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनने की कोशिश करे जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और तीसरा, माइग्रेट करे और किसी और स्टेट में जाके मजदूरी करे। और जब एक बिहारी मजबूरन दूसरे स्टेट्स में जाता है तब उसका स्वागत नफरत और स्टेरियोटाइप से होता है। मुंबई में बिहारी भगाओ पॉलिटिक्स चली, दिल्ली में बिहारी रिक्शा वालों और सिक्योरिटी गार्ड को 3rd क्लास सिटीजन जैसा ट्रीट किया गया और पंजाब ने उन्हें सिर्फ चीप लेबर के रूप में देखा। सोशल मीडिया और न्यूज में जब भी कोई क्राइम होता है सबसे पहला सवाल होता है, कहीं ये बिहारी तो नहीं? क्राइम और हाइजीन का लेबल जो बिहारियों पे चिपका दिया गया है। सच तो ये है कि हर जगह क्राइम होता है, हर स्टेट में गुंडागर्दी होती है, लेकिन जब कोई बिहारी इन्वॉल्व होता है तो पूरे कम्युनिटी को बदनाम कर दिया जाता है। यस, कुछ लोग चोरी, लूट और इलीगल एक्टिविटी में शामिल होते हैं, लेकिन क्या एक पूरे स्टेट को उस वजह से जज करना सही होगा?
बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिटेशन का लेवल वैसे ही पोर है। जब तक एक बिहारी माइग्रेंट किसी गरीब बस्ती या स्लम में रहता है तो नेचुरली उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी वैसा ही होगा। लेकिन क्या बिहार के लोग अपने हाइजीन को सुधार नहीं सकते? जरूर कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम यहाँ ये है, जब सर्वाइवल ही एक प्रायोरिटी है तो हाइजीन सेकेंडरी हो जाती है। तो सोल्यूशन क्या है? बिहार के अंदर ही इंडस्ट्रीज और जॉब बनाया जाए ताकि लोग माइग्रेट ना करें। माइग्रेंट वर्कर के लिए दूसरे स्टेट में बेटर लिविंग कंडीशंस और इज्जत मिले। बिहार के लोग अपने माइंडसेट बदले। सबसे इंपॉर्टेंट, हाइजीन और डिसिप्लिन का ध्यान दे ताकि जो स्टीरियोटाइप्स है वो चेंज हो सके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पॉलिटिशियन को कास्ट और वोट बैंक से ऊपर उठ के बिहार को सुधरने का रियल एफर्ट करना होगा। बिहार का लेबर इंडिया के लिए श्रमदान कर रहा है। बिहार सिर्फ एक गरीब स्टेट नहीं, ये इंडिया का पावर इंजन है। एक स्टेट जो अपनी मेहनत से पूरे देश की इकोनॉमी को उठा रहा है। लेकिन जब तक बिहार के लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और स्टेट डेवलपमेंट के लिए खुद नहीं लड़ेंगे, तब तक ये मजदूर बनके दूसरे शहरों में इज्जत के बिना जीने को मजबूर रहेंगे। बिहार सिर्फ मजदूर नहीं, एक हार्ड वर्किंग वॉरियर है। और जब तक बिहार में सुधार नहीं होगा, ये माइग्रेशन और स्ट्रगल चलती ही रहेगी।